हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बच्चे हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 का मतलब है अब यहां से चालू होने वाला है कुछ डेफिनेशंस और कुछ एक्सप्लेनेशन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे। एक ऐसा कंटेंट जो बहुत ही बोलते हैं ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है लोगों को, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं आप लेक्चर अटेंड करना शुरू कीजिए, सबके सब कंटेंट क्लियर हो जाएंगे बच्चे। कुछ डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे बड़ा क्वेश्चन सर आप लिखते क्यों एडवांस में? बच्चे आपको पता है टाइम का जो शॉर्टेज होता है, कितना प्रॉब्लम होता है वीडियो शूट करते समय। अगर मैं ऑन द स्पॉट अगर ये डेफिनेशन लिखता हूं तो और ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं कुछ डेफिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखता हूँ और कुछ जो है मैं आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू बता दूंगा। ठीक है, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको इन बिटवीन बता दूंगा। चलो बात करते हैं जो लेक्चर नंबर 7 उसमें आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। हाइड्रोजन डेरिवेटिव में जो कुछ डेफिनेशन है, पहले मैं डेफिनेशन क्लियर करता हूं और उसके बाद उसी डेफिनेशन का जो कंटिन्यूएशन पार्ट होगा, मतलब एक डेफिनेशन दूसरे डेफिनेशन पर कैसे डिपेंड है वो आपको पता चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो केमिकल होता है बच्चे, जो हाइड्रोजन डेरिवेटिव चैप्टर में जो केमिकल्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो केमिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, उनका लाइट से कैसे रिलेशन है, यहाँ पे ये चैप्टर में आप ये सीखने वाले हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो उससे पहले मैं आपको पूछना कि भाई आइसोमेरिज्म क्या होता है। आपने पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म क्या होता है, अ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसे आप बोलते हो आइसोमेरिज्म। यहां पे बोला गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो कंपाउंड है बच्चे उसके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी है, लेकिन जो उसका अरेंजमेंट होगा एटम का वो क्या होने वाला है, वो अलग होने वाला है। जैसे कि आपने 11th में पढ़ा था सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस क्या है बच्चे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाते हैं, सेम स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं, लेकिन जो एटम का अरेंजमेंट है ऊपर नीचे वाला कॉम्बिनेशन वो अलग होता है। तो इस तरह का जो आइसोमेरिज्म होता है उसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलेगा। नेक्स्ट बच्चे आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नाम से पता चल रहा है कि ये लाइट से रिलेटेड है, मतलब इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है, स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, लेकिन क्या अलग होगा बच्चे, बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट अलग होने वाला है। कि अगर मैं किसी केमिकल में लाइट पास करता हूं तो वो जो केमिकल होगा वो लाइट के टर्म में अलग हो जाएगा, बाकी सारे प्रॉपर्टी सेम रहेंगे। दो केमिकल मैंने लिया है, दोनों केमिकल का सारी प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन जब उनमें मैं लाइट पास करता हूं तो लाइट का बिहेवियर जो है बच्चे दोनों के लिए अलग अलग है। इसका मतलब कि ऐसे आइसोमर को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन बिल्कुल यही होने वाला है, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड शो सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट they are differ in the behavior of their light. Basically they are differ in their behavior towards light. तो लाइट के टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो दोनों केमिकल अलग अलग होंगे। ये जगह मैंने छोड़ा है बच्चे, यहाँ पे कहीं पे लाइट आ रही है तो इसलिए मैंने ये स्पेस थोड़ा सा होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, छोड़ के रखा हुआ है। चलो अब बात करेंगे कि भाई ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है। जब आप लाइट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिया है तो अब स्टार्ट होने वाला है यहाँ से कंटेंट के लाइट का जो रिलेशन है, अब धीरे धीरे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करने वाले। तो एग्जैक्टली मैं शुरुआत करती हूँ भाई ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है। क्या होती है ऑर्डिनरी लाइट? आपको मैं बता दूं कि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है बच्चे उसमें बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ से मिलकर बना होता है। और जब ये लाइट आगे बढ़ती है, जरा ध्यान देना बच्चे, ये लाइट आपके इस तरह से आगे जा रही है तो आप देख रहे हो कि ये जो होता है बेसिकली क्या है, आपका डायरेक्शन ऑफ वेव है, और ये क्या है, ये उसका वाइब्रेशन है। और ये वाइब्रेशन सिर्फ एक ही जगह पे नहीं था बच्चे, जितने भी प्लेन होते हैं सारे प्लेन में वाइब्रेशन होता है। ठीक है, बेसिकली आप इस तरह से कर सकते हो कि ये जो ऑर्डिनरी लाइट है कुछ ऐसा होता है, ये सारे प्लेन में क्या करता है, वाइब्रेट करता है। सिर्फ एक ही प्लेन में नहीं, स्पेसिफिक ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर ऑर्डिनरी लाइट का बिहेवियर देखना है बच्चे, घर में ट्यूबलाइट जला दो, जो उसकी रोशनी है बच्चे पूरे घर में फैल जाएगी। लेकिन अगर आप लेजर लाइट लेते हो तो लेजर लाइट बच्चे पूरे घर में नहीं फैलती है, स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर है सबको? अभी डिफरेंस समझ में आ रहा? मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, एक क्रोमेटिक का मतलब बेसिकली आप कलर बोल सकते हो। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर वाला, सिंगल वेवलेंथ वाला। लेकिन यहाँ पे आप बात करें ऑर्डिनरी लाइट मतलब बहुत सारा वेवलेंथ वाला। तो याद रखना कि ये जो ऑर्डिनरी लाइट होती है बच्चे वो क्या करती है, रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ कंसिस्ट करती है और वाइब्रेटिंग इन ऑल पॉसिबल प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब जब लाइट आगे बढ़ती है तो उसका जो वेव होता है उसका वाइब्रेशन बच्चे अपने ही डायरेक्शन के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ऐसा आप फिजिक्स में सीखेंगे आगे जाके। चलो मैं शुरू करता हूं इसके बेस पे, इस ऑर्डिनरी लाइट के बेस पे। अब आने वाला है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है इसके लिए मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। ये थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन मैं बाद में आपको बताता हूं क्या है ये। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ इसलिए लिखता हूं बच्चे ताकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अदर देन इंग्लिश मीडियम होते हैं, वर्नाकुलर मीडियम होते हैं, 11th बहुत अच्छा नहीं गया होता है और 12th में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, टीचर जब समझा देता है समझने के बाद भी बोर्ड में कैसे लिखना है वो उनको पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को फ्रेमिंग नहीं हो पाती है सेंटेंस की। अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप फ्रेमिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होने के बाद अगर आपने फ्रेमिंग भी देख लिया,
आपने फ्रेम में अगर आपको प्रॉपर मिल जाता है लिखा हुआ, तो आपके लिए बोलते हैं ना कि एक तरह से बेनिफिट आपका डबल हो जाता है कि भाई ठीक है, मुझे तो कंटेंट समझ में आ गया है, अब मुझे जो नोट्स चाहिए था वो भी मेरे साथ में है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि जो कुछ डेफिनेशंस हैं वो मैं यहाँ पे लिखा के दूं, ताकि आपका जो है कि ज्यादा आपका बोल सकते हो कि भला हो, या फिर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। चलो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा वो भी बहुत बार पूछा गया है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी के टाइप्स से बहुत सारे क्वेश्चन है। चलो पहले मैं बात करूंगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है कि आपने ले लिया ऑर्डिनरी लाइट, तो ये क्या है बच्चे आपके लिए, ये ऑर्डिनरी लाइट है, ध्यान देना इस बात को। ये ऑर्डिनरी लाइट है जिसका वाइब्रेशन ऑल पॉसिबल प्लेन में होता है, आपको भी पता है। तो मैं यहाँ पे ऑल पॉसिबल प्लेन बना रहा हूं, ठीक है। ये जो एरो दिख रहा है बच्चे, ये दिखा रहा है कि हर पॉसिबल प्लेन में इसका वाइब्रेशन हो रहा है, चलेगा। तो ये आपके लिए ऑर्डिनरी लाइट, मैंने OL लिखा हुआ ऑर्डिनरी लाइट। अब इस ऑर्डिनरी लाइट को मैंने क्या किया, एक प्रिज्म मैंने कंसीडर किया हुआ जिसका नाम है निकोल प्रिज्म। ये आपको याद रखना है भाई, निकोल प्रिज्म आपको समझना है, यहाँ पे निकोल प्रिज्म होता है। आपके लिए मैं एक नोट लिखाऊंगा इसके बारे में। जब आप इसको निकोल प्रिज्म से पास करते हो, जब इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, तब बच्चे जो नया लाइट निकलता है इसमें से, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करता है, एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगा। दिखाई दे रहा है बच्चे? तो ये जो नया लाइट आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL आप बोल सकते हो, PPL, जिसका वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में हो रहा है बच्चे। कुछ डाउट है किसी को, कहीं पर भी किसी को? इसका सेंटेंस फॉर्मेशन अगर आप कर लेते हो तो यही आपका डेफिनेशन हो जाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट का। कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, जो यहां पे दिखाई दे रहा है वही आपको बोलना है। देखो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, when ordinary light is passed through Nichols prism, आपको भी दिखाई दे रहा है when ordinary light is passed through Nichols prism, तब क्या होता है, जो इसका जो ऑसिलेशन था, जो इसका वाइब्रेशन था, बेसिकली ऑसिलेशन ओनली इन वन प्लेन इमर्ज आउट, मतलब जो ऑसिलेशन जो होता है इसका बहुत सारा, अब वो सिर्फ एक ही प्लेन में होता है और वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो सच अ लाइट हैविंग ऑसिलेशंस ओनली इन वन प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑफ कोर्स ये लाइट जब आगे बढ़ेगी तो वो अपने ऊपर, अपने वेव के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ये तो ऑब्वियस सीधी सी बात है, चलेगा। अब इसके बारे में जरा सुन लो। जो निकोल्स प्रिज्म होता है बच्चे, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इस बात का ध्यान रख, पोलराइजर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसका एक और नाम क्या होता है बच्चे, पोलराइजर, चलेगा। तो अब इसके बाद मैं स्पेलिंग साथ मिस्टेक होएगा, पोलर से बनता है, अब सही है, पोलराइजर। अब एक चीज और ध्यान देना कि जो निकोल्स होता है बच्चे, इसका अनदर नाम पोलराइजर है, और ये बनता किसका है, तो याद रखना CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के जो कंपाउंड से ये बनता है, इसका एक और नाम होता है, आप जानते रहेंगे शायद से, ठीक है। पोलराइजर मैंने आपको पहले बता दिया, जो इसका एक और नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जनरली हम बोलते हैं ना, संगमरमर का टुकड़ा बोलते हैं, कहीं कहीं पे कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है जनरली एक पत्थर होता है, तो उस पत्थर से जनरली ये बनाया जाता है निकोल्स प्रिज्म, चलेगा। तो इस तरह से जो मेरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट है बच्चे, वो यहाँ पे मैंने खत्म किया। अब मैं बढ़ता हूं अगले कंटेंट की तरफ, चलो जरा देख लो फटाफट, इसको जरा मैं रफ करता हूं जल्दी से, समझते चलो कैसे डील कर रहे हैं आप लोग एक एक कंटेंट से, और बहुत इजी होने वाला है ये सारे कंटेंट। आप देखेंगे कि कितना इजी है ये सारी चीजें। अब जो आगे का कंटेंट है बच्चे, पूरा का पूरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट के ऊपर डिपेंड है, याद रखना। अब हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट से खेलना है, क्या करना है, हमें खेलना है, चलेगा। चलो आपको दिखाता हूं मैं, जो निकोल्स प्रिज्म था बच्चे, उससे आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना लिया है। अब उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे यूज करना है, कैसे अलग अलग कंटेंट आएंगे, यहां पे वही चीज आपको मैं समझाने जा रहा हूं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अब जो हमारा अगला कंटेंट आने वाला है बच्चे, हमारा जो अगला कंटेंट है वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है बच्चे, बहुत ईजी है, चीजों को समझना स्टार्ट करो बच्चे। कैसे समझेंगे, कैसे पता चलेगा सर ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान देना जरा बच्चे। स्टार मार्क करके मैं लिख रहा हूं यहां पे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ध्यान दो जरा। यहां पे आपको अगेन मैं डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी एग्जैक्टली क्या होता है। देखो कैसा होता है कि जब आपके पास, अब आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ चुका है, देख लो जरा यहां पे आपके पास क्या आ गया बच्चे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ चुका है। अब अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, उसको आपने पास किया किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में, कहां पे बच्चे, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके सॉल्यूशन में पास कर दिया, OCS, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में आपने क्या किया, उसको पास कर दिया।
और पास होने के बाद अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो डायरेक्शन है बच्चे टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट अगर बेंड हो जाता है, मतलब कि एक्चुअल इसका पोजीशन कैसा है, एक्चुअल इसका पोजीशन इस तरह से, लेकिन अब ये कैसा हो गया, समझो कि ये इस तरह से बेंड हो गया बच्चे, ध्यान देना जरा, मतलब ये सर्टेन एंगल के थ्रू क्या हो गया, बेंड हो गया है। दिखाई दे रहा है किस डायरेक्शन में बेंड हुआ है, देखो जरा, ये टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड बेंड हुआ है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो इसका एक्चुअल पोजीशन है उसके करस्पॉन्ड में ये कहां बेंड हो गया, राइट साइड में बेंड हो गया बच्चे। दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट या राइट में बेंड हो सकता है। तो बच्चे ये किसकी वजह से हो रहा है, ये इस केमिकल की वजह से हो रहा है जिसको आपने यहाँ पे रखा हुआ है। वो कुछ भी हो सकता है, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड हो सकता है, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड हो सकता है, ठीक है। जनरली कौन से कंपाउंड होंगे वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो कंपाउंड है बच्चे वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा रहा है। तो जो बच्चे लिखना चाहते हैं उनके लिए मैं रीड आउट करता हूं, चाहिए तो, ठीक है। व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास्ड थ्रू अ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर, लैक्टिक एसिड, ठीक है, या फिर 2-chloro-butane, अगर इन कंपाउंड से पास होता है तब क्या होता है बच्चे, द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये देखो जरा, ये आपका जो प्लेन है जब इसमें से पास होता है तो क्या होता है, द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट गेट्स रोटेटेड थ्रू अ सर्टेन एंगल, थ्रू अ सर्टेन एंगल। क्लियर है सबको यहां तक? वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, समझो पहले एक चीज को। व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर, लैक्टिक एसिड और 2-chloro-butane, the plane of plane polarized light gets rotated through a certain angle. This property of a substance, ये जो substance है बच्चे उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसके प्लेन को बेंड कर दे रहा है। तो this property of a substance to rotate the plane of plane polarized light towards left hand side or right hand side, that is called as optical activity. That is called as optical activity. कोई डाउट है बच्चे किसी को? समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरा का पूरा डेफिनेशन बोला है बच्चे, आप पॉज करके आराम आराम से लिख सकते हो, जैसे कि क्लास में टीचर जैसे डिक्टेट करते हो तो आप लिखते हो। कोई डाउट है किसी को? अगला जो क्वेश्चन आने वाला आपके लिए, अगला जो क्वेश्चन आने वाला आपके लिए कि भाई ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल में किसको बोलूंगा, कौन सा मॉलिक्यूल होगा ऑप्टिकली एक्टिव? तो अगला क्वेश्चन आ सकता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या मॉलिक्यूल, जैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आप अटेम्प्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे। इसका तो डायग्राम बनता ही बनता है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का कोई अलग से डायग्राम नहीं आने वाला है यार, यही डायग्राम है यार, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होगा वो यही तो नेचर दिखाएगा। अब हमें नहीं पता कि लेफ्ट में करेगा कि राइट में करेगा, ये तो जब हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे तब हमें पता चलेगा कि भाई ये क्या होता है। और चेक करने के लिए जो मैं इंस्ट्रूमेंट लेता हूं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको जो बॉक्स है, ये बॉक्स नहीं है बच्चे, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर मैं सोल्यूशन भरता हूं और इसको बोलते हैं पोलरीमीटर। क्या बोलते हैं? पोलरीमीटर। मैं डायग्राम वापस से बनाता हूं आपके लिए, चाहिए तो। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड अगर मैंने लिया है, देख लो, ये हो गया मेरा PPL और ये हो गया मेरा पोलरीमीटर, जिसके अंदर मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड सोल्यूशन लिया हुआ है, ये मैं यहां पे लिखता हूं पोलरीमीटर, ठीक है। तो इसके बाद आपको पता है कि ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, इस पोजीशन के कंपेयर में ये जो डायग्राम होने वाला है, ये जो प्लेन का रोटेशन होने वाला है वो इस तरह से हो सकता है विद सर्टेन एंगल, या फिर ये मेरा इनिशियल पोजीशन के कंपेयर में ये हो सकता है विद सर्टेन एंगल, चलेगा। तो ये जो कंपाउंड इसके अंदर मैंने भरा हुआ है वो कंपाउंड को हम बोलेंगे भाई ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो आपका लेफ्ट या राइट में बेंड हो जा रहा है। अगर किसी कंपाउंड के पास ऐसी कैपेसिटी है बेंड करने की बच्चे, उसको तो बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। किसी ने पूछा सर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के कुछ एग्जांपल दे दो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, एक बार एमसीक्यू में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। कुछ एग्जांपल तो मैं आपको जगह पे बता रहा हूं, शुगर हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, 2-chloro-butane हो गया, ठीक है। ऐसे कंपाउंड तो जनरली होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कंपाउंड्स है जिसका मैं ट्रिक आपको आगे दूंगा बच्चे, क्योंकि आगे ये सब तो पढ़ना है आपको डिटेल में। चलो अब मैं बात कर रहा हूं कि भाई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो हमें पता चल गया है, लेकिन अब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के बारे में क्या, कौन से लोग हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं और उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, चलो वो भी मैं बता देता हूं आपको। तो स्टार मार्क करके अगला कंटेंट आएगा मेरा ऑप्टिकली लिखता हूं मैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ध्यान देना जरा, इसका भी डायग्राम बनता है बच्चे एग्जाम में, जब भी आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे डायग्राम जरूर बनाना। क्यों भाई? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, इसका मतलब क्या है यार, ये रहा आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ध्यान दो जरा, ये रहा आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट और इसको आपने पास किया ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्यूशन में, जो कि आपने कहां पे भरा हुआ है, इसको पोलरीमीटर के अंदर आपने भर दिया है, और आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, कोई रोटेशन ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो बच्चे।
ये लो PPL वैसे का वैसे ही बाहर आ गया, PPL वैसे का वैसे ही बाहर आ गया। इसका मतलब क्या बोलेंगे आप डेफिनेशन में? द कंपाउंड विच डू नॉट रोटेट, द कंपाउंड विच डू नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक ऐसा कंपाउंड जो PPL को बच्चे रोटेट नहीं करता है, ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे भाई ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। आ रहा है समझ में? कोई कंफ्यूजन है किसी को भी कहीं पर भी तो बोलो मुझे कमेंट बॉक्स में कि सर ये टॉपिक नहीं आ रहा है समझ में। कमेंट बॉक्स में जो बच्चे आपको आंसर दूंगा मैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, चलेगा? तो केमिकल जो कंपाउंड आपका जो यहाँ पे रहेगा, केमिकल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सोल्यूशन आप लेंगे यहाँ पे, वो अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करता, इसका मतलब ये कंपाउंड जो होगा पूरा का पूरा, उसको मैं क्या मानूंगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मानने वाला हूं, चलेगा? चलो आगे चलते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान देना कि जो पोलरीमीटर होता है बच्चे, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो जनरली ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करता है। एक मार्क के लिए एमसीक्यू में आया था कि भाई ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ऑप्टिकली एक्टिविटी जो होता है किसी भी कंपाउंड का चेक करता है। तो आप याद रखना वो कौन होता है बच्चे? पोलरीमीटर होता है, ठीक है? ये पोलरीमीटर बताता है कि भाई ये कंपाउंड जो है, जब इसके अंदर मैं कंपाउंड भरता हूं और एक्सपेरिमेंट करता हूं तो मुझे पता चलता है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, या ज्यादा एक्टिव है कि कम एक्टिव है। ये चीजें भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, हालांकि वो आपके 12th बोर्ड में नहीं होगा। जो मैं डिस्कस करूंगा आपको बताऊंगा अभी कि ये 12th बोर्ड में नहीं है, उसका टेंशन मत लो, ठीक है? लेकिन एक एक मार्क का जो एमसीक्यू बन सकता है या जो बनता है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट जो कंटेंट आने वाला बच्चे वो है ऑप्टिकल रोटेशन। अब ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है बच्चे? नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है। जरा मैं इसको ठीक है, चलो मेरे पास जगह है यहाँ पे तो टेंशन नहीं, स्टार मार्क करके मैं लिख रहा हूं। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है? नाम से पता चल रहा है बच्चे, ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब क्या है? द एंगल थ्रू विच अ सब्सटेंस रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब समझ रहे? देखो ये थीटा की मैं बात कर रहा हूं ऑन एन एवरेज, अगर मैं बोलूं तो ऑप्टिकल रोटेशन इज नथिंग बट थीटा। अब आप थीटा खुद बताओ, थीटा का डेफिनेशन कैसे देंगे भाई? भाई जिस एंगल से प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट हुआ उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। क्लियर हुआ? इसका डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, जो लोग लिखना चाहते हैं बच्चे आराम से लिख लो। द एंगल थ्रू विच अ सब्सटेंस रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑन पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। क्लियर है? ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब कि जब आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्यूशन में पास करते हो तो जो एंगल से बेंड होता है, जितने एंगल से बेंड हुआ, जैसे कि ये हमारा इनिशियल एंगल था, तो इसके करस्पॉन्ड में जैसे ये एंगल मैंने मेजर किया तो 25 आ गया, तो मैं बोलूंगा भाई ऑप्टिकल रोटेशन यहाँ पे कितना है? 25 डिग्री हुआ। आ रहा है समझ में? तो जो थीटा मिल रहा है दैट इज कॉल्ड इज ऑप्टिकल रोटेशन। अब ये ऑप्टिकल रोटेशन जो है, मतलब जो थीटा है, लेफ्ट साइड में भी जा सकता है, राइट साइड में भी जा सकता है। तो इसका मतलब कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो दो तरह से हो सकती है। जो ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई लेफ्ट में बेंड होता है, राइट में बेंड होता है, ये दो तरीके का हो सकता है। एक तो लेफ्ट में बेंड होके हो सकता है, या तो राइट में बेंड हो सकता है। अब यही दो टाइप आपको आगे सीखना है। तो अगला जो डेफिनेशन आने वाला है वो इसी के बेस पे है। इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ध्यान देना बच्चे, एक चीज को समझो जरा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो भी आ गया एग्जाम में कबूल कर लो, बोल देने का भाई सब आता है हमें, टेंशन नहीं है, पेपर बनाओ तुम। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल एकदम सिंपल, ये दिखाई दे रहा है आपको। द कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, क्योंकि डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट। डेक्स्ट्रो का मीनिंग होता है बच्चे राइट हैंड साइड, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट, चलेगा? तो डेफिनेशन क्या बन गया? मैं आपके लिए रीड करता हूं, डेफिनेशन चाहिए तो। अ कंपाउंड विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, बस हो गया आंसर। इट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल बोलेंगे। नेक्स्ट आने वाला है बच्चे, स्टार मार्क करके मैं लिख रहा हूं, लाइवियो रोटेटरी मॉलिक्यूल। लाइवियो रोटेटरी मॉलिक्यूल कंपाउंड जो भी आ गया एग्जाम में बोलने का भाई, टेंशन नहीं। लाइवियो रोटेटरी मॉलिक्यूल क्या होता है? लाइवियो रोटेटरी मॉलिक्यूल खुद से बोल सकते हैं अभी तो। अ कंपाउंड विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स, लाइवियो का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। पिक्चर क्लियर है पूरा? खत्म डेफिनेशन। A compound which rotates the plane of plane polarized light, यहाँ पे a compound which rotates the plane of plane polarized light towards left hand side is called LIGO rotatory molecule। कोई डाउट है बच्चे किसी को? आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है इसको हम जनरली स्मॉल डी से दिखाते हैं।
या फिर मैं बोल सकता हूं कि प्लस साइन से दिखाते हैं, चलेगा। और लाइवर रोटेटरी जो होता है इसको हम स्मॉल एल से दिखाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि माइनस साइन से दिखाते हैं। तो अगर जैसे एग्जांपल के लिए मुझे लिखना हुआ, ग्लूकोज एक कंपाउंड है जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी दिखाता है, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं जरा आपके नॉलेज के लिए बच्चे। जो प्योर ग्लूकोज होता है, मतलब जो नेचुरल ग्लूकोज होता है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ये डेक्स्ट्रो का जो डी होता है ना बच्चे, वही हम यूज करते हैं, इसीलिए आपने सुना हुआ नाम ग्लूकोन डी। बच्चे ग्लूकोन डी नाम क्यों आया? आप लोग सब ग्लूकोन ए बी सी आके गए इसलिए ग्लूकोन डी आया, बच्चे ऐसा नहीं है। ग्लूकोन डी, डी मतलब यहाँ पे होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसका मतलब कंपनी जो ये बताना चाह रही है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल है, कोई मिलावट नहीं उसके अंदर। तो ग्लूकोन डी का कॉन्सेप्ट बच्चे इस डेक्स्ट्रो से बनता है, इस बात को याद रखना। तो जो ग्लूकोज होता है, अगर मैंने बोला कि ये जो ग्लूकोज है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो मैं मेरा लिखने का तरीका कैसे होगा? डी ग्लूकोज। आ रहा है समझ में? या फिर मैं लिख सकता हूं प्लस ग्लूकोज, ये भी चलेगा, ध्यान देना बच्चे। और अगर मैंने बोला कि नहीं मेरा ग्लूकोज जो है बच्चे वो मेरा लाइवर रोटेटरी है, तो मैं लिखूंगा एल ग्लूकोज, या फिर मैं लिख सकता हूं माइनस ग्लूकोज। कोई डाउट है बच्चे किसी को? कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बोलो मुझे, चलेगा। अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो बोर्ड में नहीं आएगा, नोट के फॉर्म में दे रहा हूं आपको मैं बता दूं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हैं बच्चे ये कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो थोड़ा सा सीख ही लो, ठीक है। क्या है स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है, मतलब कि जो कितने मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये बहुत अच्छा ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर ये कम ऑप्टिकल एक्टिव, कैसे पता चलता है? तो ये एक फॉर्मूला होता है बच्चे आपके लिए, अल्फा इक्वल टू थीटा अपॉन एल इंटू सी। अल्फा इक्वल टू थीटा अपॉन एल इंटू सी, जहां पे अल्फा का मतलब होता है स्पेसिफिक रोटेशन, थीटा आपको पता ही है कि ये एंगल की बात हो रही है, एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ पोलरीमीटर, मतलब ये जो लेंथ होता है ना बच्चे, इस पोलरीमीटर का लेंथ होता है जिसको हम फिक्स रखने वाले हैं। आप बोलेंगे सर अलग अलग कंपनी का अलग अलग आ गया, अलग अलग लेंथ लेने वाले, तो बच्चे तब ये स्पेसिफिक नहीं होगा, तब ये आपको रिजल्ट बोलते हैं ना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, प्योर नहीं मिलेगा, तब आपके लिए एरर आएगा। जैसे आपने 11th में पढ़ा था फिजिक्स में एरर, यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यूनिफॉर्म पोलरीमीटर रखना होगा, तो जो उसका लेंथ रहेगा वो मैं फिक्स रखूंगा। कॉन्सेंट्रेशन मुझे जो केमिकल का लूंगा वो भी मुझे क्या रखना होगा, फिक्स रखना होगा। तो कितना मैं लेने वाला हूं मैं आपको बता दे रहा हूं, जो मैं एल लेने वाला हूं बच्चे वो होगा मेरा 1 डीएम, डेसीमीटर बेसिकली हम बोलते हैं। तो जो एल होगा वो मैं लेने वाला हूं कि भाई ये फिक्स रहेगा 1 डीएम रहेगा, और जो सी रहेगा मेरा वो होने वाला है 1 ग्राम पर एमएल। क्या होगा बच्चे, वो 1 ग्राम पर एमएल। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बोर्ड में नहीं है, आपको बड़ा सा कट करता हूं मैं आपके लिए, ये बोर्ड में नहीं होगा, ध्यान देना, सीटी में भी नहीं होगा, जे नीट में हो सकता है। स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला है थीटा अपॉन एल इंटू सी, जहां पे एल होता है पोलरीमीटर का लेंथ जिसको मैं 1 डीएम लेता हूं, और यहां पे होगा मेरा सी कॉन्सेंट्रेशन जिसको मैं 1 ग्राम पर एमएल लेता हूं, चलेगा। अब क्या होगा, आप ये एक्सपेरिमेंट करो इस मेजरमेंट के साथ में, मतलब आपका पोलरीमीटर का ये लेंथ ले लो, आप जो भी सोल्यूशन ले रहे हो, चाहे अल्कोहल ले रहे हो, चाहे फिनॉल ले रहे हो, चाहे ग्लूकोज ले रहे हो, चाहे कुछ भी ले रहे हो, आप इतने कॉन्सेंट्रेशन वाला ले लो और उसके अंदर भर दो। भरने के बाद आप प्लेन पोलराइज लाइट को उसके सामने रखो और रोटेशन देखने के बाद उसका एंगल रख लो यहाँ पे, और देखेंगे बच्चे जिसका स्पेसिफिक रोटेशन बहुत अच्छा आएगा, जिसका ज्यादा आएगा, इसका मतलब कि वो कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकली एक्टिविटी जो कैपेसिटी होती है फिर जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो नेचर है किसके अंदर कम और किसके अंदर ज्यादा है, आप इस मेथड से पता लगा सकते हैं, इस फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था आपके लिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी ने पूछ लिया कि भाई अल्फा जो है उसका यूनिट क्या होगा, बेहोश मत होना, अरे बेहोश क्यों होंगे भाई, अल्फा का यूनिट क्या होगा देख लो जरा, मैं खुद से यहाँ पे बना रहा हूं आपके लिए, एक्सपेक्ट करोगे कुछ कटेगा नहीं। अल्फा इक्वल टू थीटा जो होता है उसको रेडियन दिखाते हैं, तो ये हो गया मेरा रेडियन, चलेगा, अपॉन एल मैंने बता दिया भाई डीएम है, कोई डाउट नहीं। सी मेरा है ग्राम पर एमएल, तो ये हो गया ग्राम पर एमएल मतलब ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब ये हो गया मेरा अल्फा का यूनिट, आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, चलेगा। कोई डाउट है बच्चे किसी को कहीं पर भी? अब जो अगला कंटेंट आने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है, क्या है अगला कंटेंट, चलो जरा देखते हैं, फटाफट देखते हैं बच्चे। जो अगला कंटेंट है बच्चे वो है मेरा टू चेक द ऑप्टिकल एक्टिव ऑफ लैक्टिक एसिड। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, अपने आप में बहुत बार पूछा गया, जरा मैं डस्टर लेकर जरा इसको इरेज कर देता हूं। तो अगला जो मेरा कंटेंट होगा बच्चे वो होने वाला है कि भाई जो लैक्टिक एसिड होता है उससे लैक्टिक एसिड का मुझे पता करना है ऑप्टिकल एक्टिविटी। 2 मार्क का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में बेसिकली लिखना तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर को रोटेट करके बताना होता है। चलो मैं आपको दिखाता हूं। पहले आपको क्या आना चाहिए, पहले आपको आना चाहिए कि भाई जो लैक्टिक एसिड उसका फॉर्मूला आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जरा मैं दूसरे डस्टर से भी इसको जरा क्लीन कर दूं, ठीक है। आप नोट्स को भी इस तरह से क्लीन नीट बना के रखो।
चलो बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने कि टू चेक द ऑप्टिकल एक्टिव ऑफ लैक्टिक एसिड, तो आप क्या करेंगे एग्जैक्टली, ठीक है। अब आप क्या करने वाले हो बच्चे, बहुत सिंपल है। पहले आप लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बनाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, आपको दिखा दूं मैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, टू चेक, एक मिनट, टू चेक द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। आप लैक्टिक एसिड का ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर रहे हैं, इसका मतलब आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो, पहले आप इसका फॉर्मूला बना लेंगे। देख लो, ये इसका फॉर्मूला है बच्चे, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये आपको लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे आप इस लैक्टिक एसिड के सामने इसका मिरर इमेज चेक करेंगे। मैंने यहां पे क्या किया, एक मिरर डाल दिया। जब मैं मिरर डालूंगा तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं बच्चे कि ये दोनों पोजीशन जो है, जिसको मैं ब्लू मार्कर से बता रहा हूं, ये दोनों पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये वैसे का वैसे रहेंगे। चेंजेस क्या होने वाला है कि ये H यहां चला जाएगा और ये जो CH3 वो यहां चला जाएगा, मतलब कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। जरा ध्यान देना, ये H यहां पे आ गया, ये CH3 यहां पे आ गया, ये OH वैसे का वैसे ही है, ये भी लैक्टिक एसिड है। ध्यान देना जरा, इसको भी मैं लैक्टिक एसिड ही कहने वाला हूं। अब इन दोनों में से कोई एक कंपाउंड ऐसा होगा, इन दोनों में से कोई एक कंपाउंड ऐसा होगा जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में बेंड करेगा। मुझे नहीं पता फिलहाल, प्रैक्टिकली हमारे लिए ये इम्पॉसिबल है पता करना जस्ट बाय सीइंग द टेक्स्ट बुक। भाई नोटबुक में ऐसा दिया है, नोटबुक में टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया तो अलग बात आप पढ़ लिए, लेकिन अगर कोई कंपाउंड आपके सामने दे दिया, बोला चलो पहचानो ये डेस्ट्रो1 की लाइव है, तो बच्चे प्रैक्टिकली आपके लिए इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको फटाफट इसको लेना पड़ेगा, पोलरीमीटर के अंदर सामने रखना पड़ेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट और वेट करना पड़ेगा इसके रोटेशन का। आ रहा समझ में? तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आ गया बच्चे बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आपको करना क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना लैक्टिक एसिड का। इस कंपाउंड को रखो मिरर के सामने, मिरर के सामने रखने के बाद आप क्या देखेंगे कि ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, मतलब आपको दो कंपाउंड मिल गए। इसको हम बोलते हैं कि ये एक दूसरे के क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है। क्या है बच्चे, ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर है। और ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है लैक्टिक एसिड का, इसमें से एक कंपाउंड होगा जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में बेंड करेगा और एक होगा जो लेफ्ट में बेंड करेगा। मुझे नहीं पता है तो मैं अपने आप से कंसीडरेशन कर लेता हूं कि मान के चलो कि ये क्या करेगा, डी ले लेता हूं मैं। अगर ये डी है तो कॉमन सी बात है कि जो बाजू वाला होगा नेक्स्ट वाला जो वो एल हो सकता है। आप इसको भी डी ले सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बच्चे एग्जामिनर को, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। कहीं पर कोई डाउट है बच्चे? तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी लैक्टिक एसिड का चेक करने का तरीका। मिरर सामने रखना होता है, चलेगा। और जब आप मिरर सामने रखते हैं तो बच्चे क्या मिलता है आपको, ऑप्टिकल आइसोमर बन जाते हैं दोनों। ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब है दोनों कंपाउंड का सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या चेंजेस है, चेंजेस है कि भाई अगर इसके अंदर मैं लाइट पास करूंगा तो ये कहीं ना कहीं राइट में बेंड करता होगा और ये लेफ्ट में बेंड करेगा, चलेगा। और इसी के बेस पे एक अगला कंटेंट आने वाला है जिसको हम बोलते हैं इननशोमर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड होने वाला है या बड़ा इंटरेस्टिंग डेफिनेशन होने वाला है, चलेगा। इननशोमर क्या होता है, इननशोमर के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। किसके लिए वर्ड याद रखना है बच्चे, इननशोमर के लिए। मैं स्पेलिंग लिखता हूं आपके लिए, इननशोमर्स। तो अगला जो डेफिनेशन है वो यही होने वाला है, इननशोमर्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक दूसरे के इननशोमर्स भी हैं। कैसे? क्योंकि बच्चे नॉन सुपर इंपोजेबल का मतलब होता है कि अगर मैं इस कंपाउंड को इसके ऊपर रखूं, सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इस कंपाउंड को मैं इसके ऊपर रखूं तो हर एक चीज बच्चे एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठेगी। इसी को हम बोलते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली। ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है बच्चे। ये जो हाथ आपको दिखाई दे रहा है इस समय जब मैं मिरर के अंदर देखता हूं, दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है बच्चे यहां पे पीछे, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे, ठीक है। तो ये मेरा जो राइट वाला पार्ट है, आप ऐसे देखो चाहिए तो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इस तरह से देखो। अब अगर इस पार्ट को मैं यहां से कट करूं और इसको लाके मैं मेरे हाथ पे रखूं इस पैटर्न पे, तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि ये जो फिंगर है, जो कॉर्नर वाली फिंगर, जो सबसे स्मॉलेस्ट फिंगर है, वो मेरे थंब के पास आएगी। आप अज्यूम कर पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि बच्चे मिरर के अंदर लेफ्ट वाला राइट हो जाता है, राइट वाला लेफ्ट हो जाता है, समझ में आ रहा है? तो इसे हम बोलते हैं कि भाई हमारा जो हाथ है इसके अंदर जो 5 उंगलियां दिखाई दे रही है आपको, इसका जो मिरर इमेज होगा वो एक दूसरे क्या रहेंगे, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होंगे। मतलब उनका जो इमेज होगा उसको मैं एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं कर सकता हूं। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कि भाई वो इननशोमर्स हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज पैटर्न दिखाते हैं। तो इननशोमर का जो डेफिनेशन होता है वो आपको याद रखना है। और एक चीज और ध्यान देना कि अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये टोटली अपोजिट होता है। जैसे H यहां पे है
तो आपके मिरर इमेज में H टोटली अपोजिट चला गया, मतलब यहां पे आ गया, दिखाई दे रहा है। CH3 यहां पे तो टोटली अपोजिट इस साइड चला गया, मतलब कहीं ना कहीं ये अपोजिट हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, लेकिन सेम एंगल से जा रहा है। सेम एंगल का मतलब कितना, टोटली अपोजिट तो हो रहा है लेकिन सेम एंगल, मतलब जैसे कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे रोटेट हुआ, मतलब 180 मान के चल रहा हूं मैं, तो ये भी कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि भाई अपोजिट तो हो रहा है लेकिन सेम एंगल के थ्रू अपोजिट हो रहा है, चलेगा। तो एनन-शोमर का जो डेफिनेशन आप लिख सकते हो, अ पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, क्योंकि ये तो ऑप्टिकल आइसोमर है ही बाय डिफॉल्ट, अ पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अ पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, मैं इसका डेफिनेशन बोल रहा हूं एनन-शोमर का। ये क्या है बच्चे, आपका पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर है, चलेगा, जो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। कोई डाउट है किसी को, चलेगा। दे हैव इक्वल एंड अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, दे हैव इक्वल मतलब सेम एंगल, एंड अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन मतलब थीटा इनका सेम होने वाला है। मतलब अगर ये 180 से पीछे इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा आपका 180 से इस तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा आपका सेम ऑप्टिकल रोटेशन होने वाला है। कोई डाउट है? एनन-शोमर के बारे में एक और चीज आप नोट कर सकते हैं, एनन-शोमर्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब इन दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा बच्चों कहीं कहीं क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो एनन-शोमर्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, सब क्या होगा, सेम होने वाला है। कहीं कोई डाउट है बच्चे? चलो अब मैं बात करूंगा कि सर हमें पता कैसे चलेगा। चलो आपने बोला कि प्रैक्टिकली ये बताना बहुत मुश्किल है कि कौन ऑप्टिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जो कि एग्जाम में तो एटलीस्ट पॉसिबल ही नहीं है एक्सपेरिमेंट करके बताना। तो क्या कोई दूसरा मेथड नहीं है? एक मेथड है बच्चे, एक मेथड है, और उस मेथड का यूज मैं इसमें भी करके दिखाऊंगा आपको। उस मेथड का नाम है कि भाई आप अगर कायरल सेंटर पहचाना सीख गए, क्या कायरल सेंटर या कायरल कार्बन, वापस से मैं यहां पे लिखता हूं आपके लिए, ध्यान दो जरा स्पेलिंग, CHIRAL। अरे जूनियर सीनियर का क्लास नहीं ले रहा हूं मैं यहाँ पे भाई, कायरल है, थोड़ा इज्जत दो जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि ये तो आपको हेल्प करेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी पहचानने में, बराबर ना, इसलिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे रहा और कुछ नहीं है। कायरल कार्बन या कायरल सेंटर अगर आपने पहचानना सीख लिया तो याद रखना कि जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन होगा वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सिंपल तरीका एकदम, एक्सपेरिमेंट्स अगर बचना है तो ये तरीका अपनाना पड़ेगा कि भाई जिस कंपाउंड में कम से कम एक कायरल सेंटर होना चाहिए, 2 हो गया तो गड़बड़ है, फिर एक कायरल सेंटर ही होना चाहिए, 2 हो गया तो बच्चे को गया फिर आउट ऑफ द बॉक्स, तब वो नहीं होने वाला है, तब वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, ध्यान देना इस बात को। लेकिन एक होगा तो वो 100% दिखाने वाला है। ये सब चीजें बच्चे बहुत रेयर केस में आपको टेक्स्ट बुक में प्रॉपर मिलने वाली है। टेक्स्ट बुक में सब एक एक लाइन दिया हुआ है, बहुत मिक्सअप किया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि भाई पहले तो आपको पता चला कि इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता लगा सकते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि कायरल सेंटर एक कंसेप्ट होता है जिसके थ्रू मैं पता लगा सकता हूँ कि ऑप्टिकल एक्टिव जो होता है चेक कर सकता हूँ किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये कायरल सेंटर या कायरल कार्बन होता क्या एग्जैक्टली, ये है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, कैसे पहचानेंगे? बहुत सिंपल है बच्चे, अ टेट्राहेड्रल कार्बन एटम विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, चलेगा। तो अगर मैं आपको बोलूं, चलो जरा रफ, ठीक है मैं इसी के अंदर आपको समझा रहा हूं, ध्यान देना बच्चे। और टेट्राहेड्रल कार्बन एटम मतलब ये कार्बन है जो कि टेट्राहेड्रल है, 4 बॉन्ड बनाएगा। अब चारों सिंगल है तो कॉमन सी बात है, ये क्या बन गया, sp3 नेचर दिखाएगा। कौन सा नेचर दिखाएगा? sp3 नेचर दिखाएगा। और आपको बोलना है कि भाई जो कार्बन की चारों वैलेंसीज होंगी वो कौन पूरा करेगा? 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इस कार्बन के चारों वैलेंसी को 4 अलग अलग एटम, अलग अलग बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना, डिफरेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप बोलेंगे सर CH4 क्या ये कायरल सेंटर है, क्या यहां पे C कायरल सेंटर है? तो आंसर होगा नहीं है बच्चे। क्यों? क्योंकि यहां पे चारों के चारों एटम सेम है। क्या ये कायरल सेंटर है? यस सर ये कायरल सेंटर है। कैसे मालूम पड़ा सर? क्योंकि ऊपर COOH है, यहां पे H है, यहां पे CH3 है, नीचे OH है, चारों अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, इसीलिए ये कायरल सेंटर होगा। क्लियर है? तो कायरल सेंटर का डेफिनेशन, कायरल सेंटर का डेफिनेशन क्या हो गया? अ टेट्राहेड्रल, चलेगा, अ कार्बन एटम which is sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम बेसिकली, and all 4 valencies are satisfied by 4 different atom और group of atom। क्लियर है? उसी को बोलते हैं कायरल सेंटर। और जिसके अंदर ये लिख लो कहीं पे नोट में लिख लो, only one chiral center मतलब 100% ऑप्टिकल एक्टिविटी, 100% ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल आप बोल सकते हो। ये लिख लो कहीं पे कि भाई अगर किसी कंपाउंड में केवल एक कायरल सेंटर दिखाई दे दिया आपको, बस समझ लेने का कि भाई वो 100% ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा ही रहेगा। अगर कहीं पे ये कट रहा है तो मैं यहां पे लिख देता हूं
ओनली वन कायरल सेंटर मतलब 100% ऑप्टिकल एक्टिविटी, यहां पे लिखता हूं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ओ ए मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी। कहीं पे कोई डाउट है बच्चे किसी को, कहीं पर भी? एग्जांपल आपको दे दूं मैं कायरल सेंटर का बहुत सारा। चलो एक और एग्जांपल ले लो, ऐसे तो आपको पता चल गया क्या होता है। कहीं पर भी बच्चे कार्बन के आजू बाजू अगर आपने देख लिया कि भाई 4 अलग अलग लोग अटैच हैं, उसके पास 4 अलग अलग लोग मौजूद हैं, इसका मतलब वो कार्बन होने वाला है क्या? अरे मेरे भाई कायरल सेंटर होने वाला है, इतना क्या टेंशन लेके बैठे हो? चलो जरा मैं इसको रफ करता हूं अच्छे से ताकि आप अच्छा समझ सके। देखो जैसे ये हो गया आपका अटैचमेंट, कोई टेंशन नहीं है, मैं 4 अटैचमेंट दिखा रहा हूं यहां पे, आप जरा ध्यान देना। ये मैंने Cl ले लिया, F ले लिया, Br लिया। बच्चे इसको मैं स्टार मार्क करता हूं, ये स्टार मार्क को हम बोलते हैं एस्टेरिक्स। एस्टेरिक्स जनरली ये किस लिए काम आता है? ये काम में आता है ये बताने के लिए कि भाई ये जिसके ऊपर स्टार मार्क रहेगा ना वो बंदा कायरल सेंटर दिखा रहा है। आ रहा है समझ में? तो ये स्टार मार्क जहां पे भी दिखेगा आपको कहीं पर भी तो समझ लेना कि ये बंदा क्या दिखा रहा है, कायरल सेंटर दिखा रहा है। मैं आपको पूछूं कि भाई ये 4 अलग अलग लोगों से अटैच है, यस I से अटैच है, Cl से अटैच है, F से अटैच है, Br से अटैच है। इसको अगर मैं यहाँ पे मिरर के अंदर देखूंगा तो ये I और F तो वैसे का वैसे ही रहेंगे, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, मतलब I और F में तो कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन ये जो Cl है यहां चला गया, Br यहां चला गया, तो ये क्या है तुम्हारा कायरल सेंटर है, इसीलिए ऐसा हो रहा है बच्चे। अगर कायरल सेंटर नहीं होता तब ये कंटेंट भी आपके लिए मुश्किल है पहचानना कि भाई कौन ऑप्टिकली एक्टिव है कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन अब कायरल सेंटर ने आपका काम आसान कर दिया। 12th बोर्ड में बच्चे इससे ऊपर कुछ नहीं आने वाला है, डरो मत, बस लेक्चर अटेंड करो जम के एकदम, गारंटी मेरी है, फुल मार्क्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस आप जमे रहो एकदम। चलो तो जो कंटेंट होने वाला है अब, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट होने वाला है, मोस्ट ऑफ ये लास्ट कंटेंट रहेगा आज के लिए। रेशमिक मिक्सचर, सर ये नया कंटेंट क्या आ गया, क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। रेशमिक मिक्सचर, बच्चे बस ध्यान दो, आप सारी चीजें समझ में आएंगी। रेशमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं कि जो पोलरीमीटर आपने लिया था उस पोलरीमीटर में इस बार क्या करो, आप पहले से टेस्ट कर लो। एक कंपाउंड ए ले लो जो कि आपको डेक्स्ट्रो दिखाता है, डी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, डेक्स्ट्रो दिखाता है। एक कंपाउंड बी ले लो जो कि आपको लाइवो दिखाता है, और दोनों का अमाउंट सेम रखो। चलो मैंने 250 ml ले लिया, यहां पर भी मैंने 250 ml ले लिया, और इन दोनों कंपाउंड को मैंने क्या किया, A+B कर दिया। इसके मिक्सचर को मैंने पोलरीमीटर में भर दिया, और यहां पे मैंने क्या किया, मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट ले लिया बच्चे आपके लिए, और मैं नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, देखना चाहता हूं कि क्या होता है इसके अंदर। तो जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट बच्चे इस मिक्सचर से पास होगा जहां पे इक्विमोलार क्वांटिटी ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लाइवियो इज टेकन इन द सेम क्वांटिटी, तब क्या होने वाला है बच्चे, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल इनएक्टिव जैसा बिहेव करेगा। इसी को बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर, जिसका एक और नाम होता है, उसे हम बोलते हैं रेशमिक मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? रेशमिक मॉडिफिकेशन बोलते हैं। कोई डाउट है बच्चे किसी को, कहीं पर भी कोई डाउट है? चलो तो अब मैं बात करने वाला हूं इसके डेफिनेशन की, कैसे लिखेंगे। बहुत से लोग डाउट है सर लिखना कैसे हो, तो बताओ पहले। तो फटाफट बच्चे बुक और पेन ले लो और मेरी वर्डिंग सुनना शुरू करो। When equimolar dextrorotatory and liborotatory compound are mixed together, when equimolar dextrorotatory and liborotatory compounds are mixed together, तब क्या होगा, the resulting compound is optically inactive। ये जो resulting compound है बच्चों कैसा बिहेव करता है, optically inactive। such a mixture, such an optically inactive compound, such an optically inactive compound, ऐसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को हम बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर या रेशमिक मॉडिफिकेशन। इसको दिखाएंगे कैसे, हम दिखाएंगे इसको Dl से, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस दोनों आ चुका है, इस तरह से चलेगा। तो इसको रेशमिक मिक्सचर का जो भी कंपाउंड होगा उसको हम किससे दिखाते हैं, Dl से दिखाते हैं, या फिर प्लस माइनस से दिखाते हैं। कोई डाउट है बच्चे किसी को कहीं पर भी, ऑप्टिकल एक्टिव कौन होगा कौन नहीं होगा, सबको समझ में आ गया। कायरल सेंटर पहचाना सीख लो, उसको ब्रेक करो कंपाउंड को, कोई भी कंपाउंड आ गया, जैसे मैंने आपको बोला आपको कि चलो टर्ड पेंटाइल क्लोराइड ले लो, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड ले लो, 2-क्लोरोब्यूटेन ले लो, ठीक है, या लैक्टिक एसिड ले लो, या 2 प्रोपेन डैश 2 डैश ऑल ले लो। तो अलग अलग कंपाउंड आपको देंगे एग्जाम में शायद से, और आपको बोलेंगे भाई इसमें से पहचानो कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या करेंगे, कंपाउंड को ब्रेक करो, ब्रेक करने के बाद ये चेक करो कि भाई किसके पास 4 अलग अलग लोग अटैच है। जिसके पास 4 अलग अलग लोग अटैच है बस वही कायरल सेंटर है, वही ऑप्टिकली एक्टिव है। कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी? चलो तो मैं यहां पे स्टॉप करने वाला हूं, एक बहुत ही अच्छे थॉट के जरिए मैं स्टॉप करने वाला हूं। और थॉट क्या है बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट है यहाँ पे, ओनली यू कैन कंट्रोल योर फ्यूचर। बच्चे यही थॉट था। आदर बोल रहे कि सर मुझे लगा कि 10-12 लाइन का होगा,
थॉट क्या बच्चे? बच्चे आप ही हो जो अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने वाले हो। बहुत से लोग ये सोच के बैठे कि यार हमारे फ्यूचर तो भगवान के हाथ में, पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है, बोर्ड का पेपर खराब जाएगा क्या अच्छा जाएगा पता नहीं, एक काम करता हूँ 2 अगरबत्ती और जला देता हूँ, शायद अब अच्छा चला जाए। बच्चे भूल जाओ, भूल जाओ। मैं नहीं कहता हूँ कि भगवान के ऊपर ट्रस्ट मत करो, बच्चे भगवान के ऊपर ट्रस्ट करो, वही तो सब कुछ दे रहा है, वही तो सब कुछ कर रहा है। लेकिन वो कब देगा? अरे कहीं उसने आपके भरोसे पे लिख दिया कि भाई तू हार्डवर्क करेगा तेरा अच्छा हो जाएगा, कहीं उन्होंने ये लिख के बैठा होगा तो क्या करोगे? तुमने तो हार्डवर्क किया ही नहीं। इसीलिए हार्डवर्क करो बच्चे, जो पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर फोकस करो, अपने आप सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे। इसी के साथ मैं स्टॉप कर रहा हूं।